नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो का विषय है वो है ग्रहण जो होने वाला है 25 तारीख को। और ये कन्या राशि और मीन राशि के एक्सेस में हो रहा है। हालांकि ये भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, चंद्र ग्रहण है इसके, अर्थात ही रात में ये होने वाला है क्योंकि चंद्र उदय के बाद में ही ये ग्रहण शुरू होगा। तो ये जो शुरू हो रहा है ग्रहण, ये रात को शुरू हो रहा है। और इस ग्रहण का ये जो वीडियो है ये विशेष करके किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा हेल्थ के ऊपर परिणाम कर सकता है, मैं नक्षत्रों से परिणाम आपके सामने लेकर आई हूँ। और नक्षत्रों के अनुसार हम ये समझेंगे कि कौन सी जो राशियां या कौन से लग्न हैं जिनके लिए किस प्रकार के रोग उद्भव हो सकते हैं। तो ऐसी कौन सी राशियां हैं और ऐसे कौन से लग्न हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अ, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं हमेशा की तरह अनाउंसमेंट करूंगी कि मैंने अपनी पहली पुस्तक का लिखान शुरू किया हुआ है। पुस्तक अभी कंप्लीट नहीं हुई है। पुस्तक अभी भी काम शुरू है इस पे। और ये पुस्तक जो है ये ज्योतिष के एक बहुत महान विषय पर है, महान योग पर है। और कोई भी ज्योतिष का कार्य हो या गूढ़ विद्याओं से संबंधित कोई भी कार्य हो, अगर उस कार्य को करना है तो उन देवी देवताओं का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। तो ये ईश्वरी काम है, ईश्वरी काम के अनुसार ही इसका फल ईश्वर देंगे। मैं अपना प्रयास कर रही हूँ कि जल्द से जल्द ये पुस्तक आपके समक्ष ले आऊं। तो जैसे जैसे जो भी अपडेट होगा आपके सामने मैं रखती जाऊंगी। अब मैं आगे बढ़ूंगी और आप सभी से मैं इस वीडियो के बारे में बात करूंगी कि ये जो ग्रहण हो रहा है 25 तारीख को, ये किन लग्नों के लिए और किन लोगों के लिए खास करके रोग योग ला सकता है। देखिए, सबसे पहले तो रोग योग लाने के लिए एक चीज समझिएगा कि रोग योग तब होता है जब आपके पत्रिका में षष्ठेश की या लाभेश की, अष्टमेश की, व्ययेश की, इनकी दशाएं जब मेन तौर पर चलती हैं तब ये रोग योग बनता है। रोग योग बहुत बहुत प्रकार के हुए हैं, बहुत प्रकार के बताए गए हैं क्लासिकल टेक्स्ट में। परंतु अगर हम मोटे मोटे तौर पर समझें कि रोग कब आता है, रोग गोचरवश भी आता है और पत्रिका में भी जो नेटल प्लैनेट्स हैं वो भी आपको रोग दर्शाते हैं। शनि, राहु, केतु, मंगल, ये जो ग्रह हैं, और इवन सूर्य भी, सभी क्रूर ग्रह जो होते हैं, ये किसी न किसी, सभी ग्रह किसी न किसी प्रकार के रोगों को दिखाते ही हैं डेफिनेटली। परंतु उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो डिसाइड होती है किस प्रकार से उन ग्रहों का इंटरेक्शन हो रहा है। जो भी, जिस भी भाव में ये ग्रह बैठ जाते हैं, उस भाव का स्वामी किस स्थिति में है, उस भाव का स्वामी कहाँ पे स्थित है, वो कितना कमजोर है या बली है, अपना अपने भाव का या उस ऑर्गन का वो किस प्रकार से बचाव कर सकता है। एक और चीज समझिए कि जब भी कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है, वर्गोत्तम अर्थात लग्न कुंडली में भी और नवमांश कुंडली में, ये कोई भी ग्रह सेम भाव में अगर बैठ जाता है तो वो भावोत्तम हो जाता है। वही अगर वो एक राशि में बैठ गया है तो वो वर्गोत्तम हो जाता है, वर्गों में उत्तम हो जाता है, वर्ग उत्तम हो जाता है। और जब ये वर्गोत्तम ग्रह क्रूर होते हैं, मतलब शनि, मंगल, राहु, ऐसे ग्रह जब ये वर्गोत्तम होकर बैठते हैं, तो जिस प्रकार से वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आपको करियर के एस्पेक्ट में या आपके जीवन के किसी भी भोग के एस्पेक्ट में अगर दे रहे हैं, उसी प्रकार की आपको रोग के एस्पेक्ट में भी अपना अपना असर दिखाएंगे। अब मान लीजिए किसी की पत्रिका में अगर शुक्र वर्गोत्तम है, परंतु परंतु पीड़ित है, पाप कर्तरी में है मान लीजिए, तो उस व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से शुक्र से संबंधित जो रोग हैं वो होंगे ही। जैसे कि शुक्र जो है वो जनेंद्रियों के कारक हैं, या लिंग और योनि के कारक हैं, या प्राइवेट पार्ट्स के कारक हैं। सारी जो लसात्मक इंद्रियां होती हैं, मतलब जितने भी हार्मोन्स होते हैं, उन सबके कारक हैं शुक्रदेव। शुक्र जो है वो जब पीड़ित हो जाएंगे तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स देंगे ही देंगे। स्त्रियों में ये जो प्रॉब्लम है, ये पीसीओडी,
ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत दिखाई देती ही देती है और हार्मोन से संबंधित ज्यादा है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। नेक्स्ट हम लेवल क्या समझ सकते हैं कि जब कोई अगर मान लीजिए यही अगर कोई और ये शुभ ग्रह वर्गोत्तम हुआ, अब कोई क्रूर ग्रह वर्गोत्तम होता है, मान लीजिए सूर्य वर्गोत्तम हो रहा है, तो उस व्यक्ति को सूर्य वर्गोत्तम होने के कारण उसे करियर में तो बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है, परंतु उसी के साथ साथ अगर वो सूर्य जो है मान लीजिए पीड़ित हो जाए, या मान लीजिए नीच होकर वर्गोत्तम हो रहा है, मतलब तुला राशि का सूर्य वर्गोत्तम हो रहा है, तो उस व्यक्ति को सूर्य से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मतलब रोग, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, बोन की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होना, जब भी सूर्य संक्रमण होगा हर महीने उसमें उसे कुछ ना कुछ दिक्कत आना, ये बहुत लाजमी है। देखिए ये बहुत स्वाभाविक है। तो वही अगर सूर्य उच्च के होकर बैठ रहे हैं परंतु फिर भी किसी पाप ग्रह से दृष्ट हैं, मान लीजिए शनि से दृष्ट हैं या राहु से दृष्ट हैं, तो भी वो कहीं ना कहीं अपना असर दिखाएंगे। उच्च होने के कारण आपको उस प्रॉब्लम से जरूर निकालने के लिए हिम्मत देंगे, विल पावर देंगे, परंतु वो दिक्कत भी देंगे ही देंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का रोग वाला पक्ष जो है वो समझा जाता है। अब ये ग्रहण जो है, अब ये ग्रहण देखिए, तुला अगर हम दो राशियां देखें कि अभी फिलहाल में गोचर की स्थिति जो बनी हुई है वो कैसी बनी हुई है, कि कुंभ राशि में जो है वो तीन ग्रह विद्यमान है अभी, मतलब मंगल, शनि और शुक्र, खड़ाष्ट योग बना हुआ है कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि के जातक, सभी जातकों के लिए ये जो गोचर है ये क्या हुआ, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कुंभ राशि में ही खड़ाष्ट योग है, ये झगड़ा है, ये मंगल शनि का योग है। अपनी हठ बुद्धि के कारण, अपनी खुद की एक अहंकार बुद्धि के कारण व्यक्ति जो है उसमें एंगर बढ़ सकता है, उसमें कहीं ना कहीं बीपी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। शनि से संबंधित जितने भी रोग हैं, जैसे समझ लीजिए कि आपके लिए कोई भी रोग जो संकुचित करने वाले हैं, पानी खत्म करने वाले हैं शरीर का, उस प्रकार के रोग आएंगे। इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, मतलब शनि है तो वो रुमेटाइड भी दिखा सकते हैं, मतलब आपको जितने नसों की प्रॉब्लम है, वेरिकोस वेन या वेन से संबंधित, उसमें कहीं ना कहीं संकुचितता आना, वो चीजें भी दिखा सकते हैं। उसी के साथ साथ शुक्र भी है, इसलिए शुक्र होने के कारण ये ग्रहों के हिसाब से, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, वो हार्मोन से संबंधित या पेल्विक एरिया से संबंधित ऐसे रोग आपको आ सकते हैं, शुगर से संबंधित ऐसे रोग व्यक्ति को आ सकते हैं। शुगर, अब वही आप देखिए कि ये जो शुक्र है ये मूलाधार चक्र के भी कारक हुए कहीं ना कहीं। तो मूलाधार चक्र मतलब आप सभी का पहला अधो से जो पहला एक आउटलेट होता है, मतलब चाहे वो मूत्राशय हो, चाहे वो एनस एरिया हो, या फिर आपका गुदाद्वार हो, तो ये सभी जो एरिया है वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित होने की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, इस सब की भी संभावना दिखाई देती है। देखिए अब देखिए कि ये हमने ग्रहों के हिसाब से देखा। अब ग्रहों के हिसाब से देखने के बाद में हम जब नक्षत्रों के हिसाब से देखते हैं, तो अभी फिलहाल आप देखिए कि मंगल और शनि जो है वो दोनों ही शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। तो शतभिषा नक्षत्र से संबंधित जो रोग हैं वो किस प्रकार के हैं, कि जल भय हो सकता है, सन्निपात हो सकता है, वात विकार हो सकता है, बुखार हो सकता है, या कोढ़ जैसी, मतलब जो स्किन की डिसीजेस हो सकती हैं, या फिर ये समय है कि अनिद्रा से, इंसोम्निया से भी पीड़ित हो सकता है, गठिया से पीड़ित हो सकता है व्यक्ति, इस प्रकार की संभावनाएं आ सकती हैं। रक्तचाप में कह चुकी हूं, मतलब किसी न किसी प्रकार का ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर, किसी न किसी प्रकार का पैल्पिटेशन होना, ये भी हो सकता है, खाने के बाद में स्पेसिफिकली हो रहा है। फ्रैक्चर और एक स्टैबिंग पेन आपको हृदय में फील होना, ये भी हो सकता है। ये सारे जो जो रोग हैं, अब इसमें और दो चार रोग कैसे याद ऐड होंगे शतभिषा के, कि सांस फूलना, अवसाद,
मतलब डिप्रेशन आना, ये भी चीज हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता के कारण, स्ट्रेस के कारण, और आपके प्रोलॉन्ग डिसीज जो आपके शरीर में विद्यमान है उसका थोड़ा सा रूप बड़ा होना, ये भी चीजें पॉसिबल है। ये हमने शतभिषा नक्षत्र के अनुसार देखा कि मंगल और शनि अभी शतभिषा नक्षत्र में है इसलिए। अब हम शुक्र के अनुसार देखेंगे कि शुक्र जो है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है, और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है वो किन रोगों को दर्शाते हैं, और शुक्र उसमें है। तो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है, बहुत लोगों को सिर दर्द की प्रॉब्लम होना, बेचैनी होना, व्याकुलता होना, एंजाइटी की प्रॉब्लम होना, रेस्टलेसनेस होना, ज्वर हो सकता है, उल्टी हो सकती है, मनोरोग, अवसाद, विभ्रम या घबराहट जैसा होना, पीलिया जैसा होना, उदर विकार हो सकते हैं, सूजन हो सकती है, स्वेलिंग होना, पैरों में स्वेलिंग आना, या फिर हर्निया, अल्सर, ट्यूमर जैसी भी चीजें किसी के अगर ऑलरेडी ये प्रकार की ट्रीटमेंट या रोग जीवन में चल रहे हैं तो वो आगे बढ़कर थोड़े बड़े पैमाने पे उद्भव हो सकते हैं। अब याद रखिएगा कि ये जो है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है ये गुरु का नक्षत्र है। अब गुरु जो है वो आप देखिए मेष राशि में है और भरणी नक्षत्र में है। तो भरणी नक्षत्र के अनुसार कौन से व्यक्ति को कौन से जो रोग है वो हो सकते हैं वो भी समझिए। अब भरणी नक्षत्र है तो बहुत सारे लोगों को इस क्या कहते हैं, इस ग्रहण के टाइम पीरियड में प्लस माइनस ये सारी चीजें, ये सारी फीलिंग्स या ये सारे रोग आ सकते हैं, जूझ सकता है व्यक्ति इस चीज से। तो भरणी नक्षत्र जो है वो कंपन का कारक है। भरणी नक्षत्र जो है वो तीव्र ज्वर को दिखाता है, सर्दी का प्रकोप, चर्म रोग, जुकाम, मूर्छा होना, आलस्य होना, या फिर तंद्रा जो होती है मतलब मूर्छित होना, शैथिल्यता होती जो बॉडी में, मतलब लेजीनेस जो होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण जो चीजें होती हैं वो। फिर जितने भी विकार हैं जो कफ से उत्पन्न होते हैं उसकी भी मात्रा बढ़ सकती है। फिर हड़बड़ाहट होना या इम्पल्सिवनेस होना ये भी हो सकता है। देखिए भरणी नक्षत्र का जो सिंबल है वो योनि है, तो यौन रोग होना या फिर गुप्त रोग होना, एसटीडीज होना, इसकी भी संभावनाएं दिखाई देती हैं। सो आप इन सभी चीजों को लेकर सजग रहें, अपना अपना ख्याल रखें, अपना जो रूटीन है, अपना खान पान जो है, आप जितने भी लोगों से मिलते हैं इन सब चीजों का बहुत ध्यान पूर्वक अपने लाइफ में इन्हें सम्मिलित करें। अब अपने गुरु की बात कर ली, हम 4 ग्रहों की बात कर चुके हैं, मतलब मंगल की बात कर चुके हैं, शनि की बात कर चुके हैं, शुक्र की बात कर चुके हैं, गुरु की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मीन राशि के 3 ग्रहों की, कौन से? सूर्य, राहु और बुध की। अब देखिए सूर्य जो है वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है। सूर्य उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है, इसका अनुसार कि उत्तर भाद्रपदा जो नक्षत्र है वो शनि का है। देखिए, और शनि जो है वो वायु के, वात के कारक हैं, तो वात रोग होना, वात रोग की अवृद्धि होना, ज्यादा वृद्धि होना, अतिसार होना, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, इसकी भी संभावनाएं हैं। दांतों का दर्द हो सकता है इस समय पे। उदर वायु मतलब गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो सकते हैं, फ्रैक्चर जैसी चीजें हो सकती हैं, टीबी जैसी चीजें हो सकती है। खांसी अगर हो रही है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए आप, क्योंकि वैसे भी ये जब मीन राशि है अर्थात पानी की राशि है, जल राशि है, द्विस्वभाव राशि है, जल राशि होने के कारण पानी से जो चीजें उत्पन्न हो सकती हैं उससे आपको बचाव करना चाहिए। जलोदर होना, कब्ज होना, गठिया या फिर पचन शक्ति कमजोर होना, ये भी संभावनाएं दिखाई देती है। देखिए, तो इस प्रकार के विकार जो हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये उत्पन्न होते हैं सूर्य के। सूर्य जब उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है तब तक, और ये आसपास जब ग्रहण के आसपास का जो समय है, मतलब अभी वो समय ऑलरेडी चल रहा है, उसके बाद में ग्रहण लगने के बाद भी 15 दिन गुजरने के बाद में फिर से सूर्य ग्रहण है, और सूर्य ग्रहण के बाद 40 दिनों तक इसका परिणाम होने वाला है। मतलब आप समझ लीजिए कि मई तक आप सभी को बहुत सजग होकर चलना है। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना है, उसे अच्छे से टैकल करना है, शांति से टैकल करना है। अब हम डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर से सलाह लेते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजों को
ठीक किया जा सकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि राहु और बुध की जो नक्षत्र, राहु और बुध जो है वो रेवती नक्षत्र में है। तो रेवती नक्षत्र से देखे जाने वाले जो रोग हैं वो किस प्रकार के हैं, देखिए रेवती नक्षत्र जो है, बुध जो है, राहु जो है, वो दोनों स्किन को भी दर्शाते हैं। देखिए तो मनोरोग, स्किन से संबंधित जो भी रोग हैं, तनाव को लेकर, मतलब स्ट्रेस, चिंता उद्भव होने के बाद में जो चीजें आ रही हैं, रोग आ रहे हैं, ये टाइम पीरियड आपको पैरों के दर्द भी काफी हो रहे होंगे, क्योंकि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र या रेवती नक्षत्र, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, ये पैरों के अलग अलग भागों पे पड़ता है इसलिए। अब देखिए वात विकार होना, चित्तभ्रम होना, उरुशूल होना, नशे के रोग जो होते हैं, नशे से रोग जो होते हैं वो, शिथिलता, बहरापन होना, बहरापन में इंक्रीजेस होना, इंक्रीज मतलब बढ़ना वो चीज, टिनाइटिस होना, या ऊंचा सुनना, कम सुनना, कोई फ्रीक्वेंसी मिस हो जाना पूरी तरह से, और थकान रहना बॉडी में। पैरों में सूजन हो सकती है, क्योंकि आप बुध को जब देखेंगे तो वो सूजन को भी दर्शाते हैं, स्वेलिंग को भी दर्शाते हैं, बहुत देर तक बैठे रहने के कारण पैरों में जो स्वेलिंग बढ़ती है उसे भी दर्शाते हैं। देखिए अब कार्टिलाइज का घिसना, मतलब जो हमारे घुटने होते हैं, घुटनों में जो कार्टिलेज है वो जब बहुत ज्यादा उसका घिसाई हो जाती है, बहुत ज्यादा उसमें ऑयल कम हो जाता है, तो भी इस प्रकार के इन्फ्लेमेशन के रोग आ सकते हैं नी को लेकर, इसकी भी संभावना देती है। एक और चीज हो सकती है कि जब एन ग्रहण का समय है, +-1 डे अगर हम देखें, उस टाइम पे सफोकेशन फील होना ये भी दिखाई देता है। देखिए तो इस प्रकार से हमने अभी तक 7 ग्रहों को देख लिया। अब बचते हैं चंद्र और केतु। चंद्र और केतु जो है वो, केतु जो है हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं, और चंद्र जो है वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में चल रहे हैं। अगर हम हस्त नक्षत्र की बात करें और हस्त नक्षत्र और केतु की बात करें, तो केतु जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिखाते हैं, बारीक जो बैक्टीरिया होते हैं, बारीक जो दिखाई नहीं देते हैं, माइन्यूट जो होते हैं, वो केतु से देखे जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि जब भी ग्रहण काल होता है तो केतु केतु तो ऑब्वियसली संपर्क में आना ही, राहु केतु के एक्सिस पे ही वो ग्रहण होते हैं। तो सबसे पहले अगर कुछ डिस्टर्ब होता है तो हमारा गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब होता है, और केतु जो है वो गट बैक्टीरिया को दिखाते हैं, वो उन बैक्टीरिया को दिखाते हैं जो हमारे गट को खराब करता है। और गट को खराब करता है तो सबसे पहले तो क्या कर लेना है कि आप जितनी हो सकता है कि शुरुआत में, दिन की शुरुआत में ही ले लीजिए, या फिर दोनों टाइम खाने के बाद में आप अपने डॉक्टर से पूछ के प्रोबायोटिक का सेवन कर सकते हैं, जिससे आधी प्रॉब्लम, जो एटलीस्ट पेट के एरिया से संबंधित जो प्रॉब्लम है उसको आप टेक केयर कर सकते हैं। अब यही आप देखिए कि उदरशूल होना, मंदाग्नि मैं बोल सकती हूँ, मतलब जठर अग्नि जो है वो मेटाबॉलिज्म जो है आपका स्लो हो जाता है इस टाइम पीरियड पे, उदर विकार ज्यादा हो सकते हैं, टांगों के दर्द हो सकते हैं, वो ऑलरेडी मैंने आपको उत्तर भाद्रपदा और रेवती नक्षत्र के लिए बता दिया है। अब यहाँ पे वायु के विकार, टाइफाइड, या फिर दस्त लगना, हिस्टीरिया, मूत्र रोग, पेट से संबंधित जो रोग हैं वो हो गए। यहाँ पे खास करके ध्यान दीजिएगा कि जितने भी छोटे बच्चे हैं उन्हें पेट में कीड़े होना, ये, और उन कीड़े होने के बाद में उनके खाने में या उनके रूटीन में चेंज आना, इस चीज का भी प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए तो बच्चों के लिए हर 6 महीने डॉक्टर जो है वो रेकमेंड करते हैं पेट के कीड़े मारने की जो दवाई होती है। तो ये आप डॉक्टर से बिना पूछे ना लें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं, चेकअप करवाएं, और बच्चों को खास करके इस चीज को लेकर आप ध्यान जरूर रखें। आंतों में दर्द होना, आंतों के विकार होना, श्वास का विकार होना, ब्रीदिंग सिस्टम में डिस्टरबेंस होना, ये भी चीजें हो सकती है। जबकि केतु जो हस्त नक्षत्र में जब तक चलेंगे तब तक ये सब चीजें रहेंगी। याद रखिएगा कि जितने भी ग्रहोमान स्थिति मैंने आपको बताई है, उन वो ग्रह जब तक उस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र ये सारी चीजें दिखा रहे हैं, और उस ग्रह के माध्यम से आपको वो परिणाम दिखाने वाले हैं। उसी के साथ साथ ये जो नक्षत्र हैं, जैसे जैसे ग्रह परिवर्तन करते हैं, मतलब अपने किसी उसी नक्षत्र में कोई और ग्रह जब आके बैठता है तो वो अलग प्रकार से अपना अपना असर जो है वो प्रोजेक्ट करता है। अभी हमने खास तौर पे ये जो बातचीत करी है वो किसके लिए है, ग्रहण से संबंधित है। यही सेम आप वैल्यू जो है, या ये सेम वीडियो जो है, ये आप सूर्य ग्रहण के लिए भी देख सकते हैं। मतलब ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके सामने आज शेयर करी है, ये लगभग आपको 2-2.5 महीने तक, मतलब जून तक काम आने वाली है।
तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं, खास करके ये जो नक्षत्र है, मतलब अगर हम मंगल, शनि, राहु, गुरु, इन तीन ग्रहों के भी अगर नक्षत्र देखें, राहु केतु के नक्षत्र देखें, तो ये लंबे समय तक एक ही नक्षत्र में या एक ही राशि में रहेंगे, तो इनका परिणाम ज्यादा प्रभावी है। मतलब अगर हम शनि की बात करें तो जैसे शनि अभी शतभिषा नक्षत्र में है, परंतु 6 अप्रैल से वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मैंने शनि के नक्षत्र गोचर पर भी वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर उसे जाके चेकआउट कीजिएगा। उसी प्रकार से गुरु जो है वो भरणी नक्षत्र में किस प्रकार से प्रभावी रहेंगे, तो भरणी नक्षत्र में भी ये पूरे समय तक है। उसी प्रकार से गुरु जब भरणी नक्षत्र के लिए जो जो चीजें मैंने आपको बताई, वो जब तक गुरु भरणी नक्षत्र में चलने वाले हैं, मेष से संबंधित उन सब चीजों को एक्सपैंड करेंगे। तो वो गोचर, नक्षत्र गोचर आपको रोग के हिसाब से भी काम आएगा ही आएगा। उसी प्रकार से राहु केतु के नक्षत्र जो है, राहु जो है वो नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं 8 जुलाई को, तो वो परिवर्तन करके जाएंगे अगले नक्षत्र में, परंतु तब तक वो जो है वो रेवती नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। अब वो, तो ये लंबे समय तक ग्रह जो है नक्षत्र का परिणाम रोग के हिसाब से भी आपको देने वाले हैं, खास करके ये 4 ग्रह, शनि, राहु, गुरु, केतु। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की पत्रिका में ये जो ग्रह है ये किस किस स्थिति में बैठे हुए हैं, किस प्रकार से बलाबल लेकर बैठे हुए हैं, इनकी दशा अंतरदशा चल रही है या नहीं चल रही है, उसके अनुसार उस व्यक्ति को परिणाम की इंटेंसिटी मिलती है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जब हम कोई भी ग्रहों का या वो जो ग्रह है वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं, वो नक्षत्र जो रोग दिखाते हैं, उनको अगर हम जब डीपली समझते हैं, उसका रिसर्च करते हैं और उसको पहले से ही अगर हम टेक केयर करते हैं कि ये परिणाम आने वाले गोचर में हो सकते हैं, आने वाले जिस प्रकार से ग्रहण होते हैं उसमें उद्भव सकते हैं, तो अगर आप पहले से उसका प्रिकॉशन लेकर चलते हैं तो आप इंटेंसिटी जरूर कम कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब बचता है यहाँ पे चंद्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। अब ये चंद्र जो है उस दिन वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का है, इसलिए अपन सिर्फ उसी दिन का चंद्र ले रहे हैं। चंद्र जो है वो हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तित कर देते हैं। इसका अर्थ है कि चंद्र मनसो जातक, चंद्र से जो देखे जाने वाले रोग होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, आपके बॉडी का फ्लूइड, आपके, या फिर हम रक्त को भी चंद्र से देखते हैं, मंगल भी देखे जाते हैं इस चीज के लिए। चंद्र से हम कहीं ना हम पेट से संबंधित चीजों को भी देखते हैं, क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रेस में आते हैं या जैसे ही हमारा मानसिक स्थिति बदलती है, तो हमारा ठेठ परिणाम जो है जठराग्नि पर होता है या फिर हमारे फ्लूइड्स पर होता है। तो चंद्र जो है वो इसके कारक जरूर हैं। अब यहाँ पे कोई उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो क्या दर्शाते हैं, वो कौन से प्रकार के रोग दर्शाते हैं जो आपको इस ग्रहण काल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकते हैं, उसे समझ लीजिए। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से देखे जाने वाले जो रोग हैं वो बुखार है, बगल में पीड़ा होना, शोल्डर का पेन होना, ये भी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से आता है। अर्थात जिसकी कन्या राशि है, जिसका कन्या लग्न है, उसके लिए ये ज्यादा परिणाम स्वरूप होने वाले हैं। अब वही आप देखिए कि शरीर में पूरे शरीर में दर्द होना, मस्से का उद्भवना, आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि कुछ महीनों से शायद कुछ लोगों के साथ में अचानक से मस्से उद्भव हो जाते हैं, और ये इसलिए होते हैं जब से केतु कन्या राशि में आए हैं, तब से इस चीज का परिणाम ज्यादा बड़ा होगा। आपके पूरे शरीर पे, मान लीजिए पीठ पे कहिए, बगल पे कहिए, हाथों पे कहिए, कहीं ना कहीं मस्से जो हैं वो बड़े होंगे। इसका अर्थ है कि उस केतु को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी पत्रिका में कन्या राशि में बैठा हुआ है, जिस जगह पे बैठा हुआ है, उस जगह के वो परिणाम दे रहा है। अब पित्त से उद्भव होने वाला जो ज्वर होता है, मतलब बुखार होता है, वो भी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से ही देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का है, और सूर्य हाई फीवर को भी दर्शाते हैं, सनस्ट्रोक को दिखाते हैं, और वैसे भी गर्मी लग चुकी है, इसका अर्थ है कि हीट से उद्भव होने वाले रोग भी देखे जाएंगे इसमें। अब अस्थि भंग होना या अस्थि रोग होना, अस्थियों से संबंधित, मतलब बोन से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना, ये भी हो सकता है। देखिए
यकृत के रोग विकार होना, उदर विकार होना, या फिर वात से संबंधित विकार होना। अब यहाँ पे एक और चीज हो सकती है कि गले के रोग होना, ये भी संभावना देखी जा सकती है। तो टॉन्सिल्स का, टॉन्सिलाइटिस, या फिर जितने भी लोग यहाँ के जो यहाँ का जो पोर्शन होता है कान के पीछे का, दोनों साइड का, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम में आ सकता है। इसमें भी कुछ ना कुछ एलर्जी या फिर पेन रह सकता है। अचानक से चोट लग जाना, अचानक से रक्तचाप बढ़ना, पैल्पिटेशन होना, ये भी इस नक्षत्र से देखे जाने वाले रोग हैं। अब हमने देखिए सभी जितने नक्षत्र हैं, अभी फिलहाल जो भी ग्रह जिस नक्षत्र में चल रहे हैं, हमने 9 ग्रहों के 9 नक्षत्रों के बारे में बात करी। ठीक है, अब हमने इन ग्रहों के और नक्षत्रों के रोग के अनुसार परिणाम समझ लिए। अब हम समझेंगे कि कौन से लग्न राशि वालों के लिए ये जो रोग है ये ज्यादा प्रमाण में बाहर आ सकते हैं। तो जिसकी भी पत्रिका में छठवें भाव में छठवें भाव में 6th हाउस में कुंभ राशि और मीन राशि आती है, सबसे पहले उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव होगा। मतलब कन्या लग्न और तुला लग्न के जातकों के लिए ये जो गोचर है, ये जो अभी ग्रहण का गोचर है, ये ज्यादा प्रभावी होगा और रोग के लिए और ज्यादा प्रभावी हो सकता है। उसी प्रकार ठीक कुंभ लगन और मीन लगन के लोगों के लिए भी ये जो ग्रहण का गोचर है ये भी बहुत प्रभावी होगा, क्योंकि लगन मतलब आपका पूर्ण संपूर्ण शरीर, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, आपकी जीवन शक्ति। तो उसके अनुसार भी ये जो गोचर है इसे ये डायरेक्टली आपके जीवट शक्ति जो होती है, जो आपका इम्यूनिटी है, उसके ऊपर डायरेक्ट ये घाव घालता है या घाव डालता है, इसको डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। उसी के साथ साथ और एक राशि, अर्थात ये अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लिए भी देखें कि छठवें भाव में उनकी कन्या राशि आती है। तो मेष लग्न भी हुआ क्योंकि कन्या राशि में ही वो चंद्र और केतु हैं। तो ये कुल मिलाकर 5 राशियां ऐसी हैं, 5 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए रोग जो है अलग अलग प्रकार से उद्भव हो सकते हैं। देखिए समझेगा कि कर्क लग्न जो है उनके लिए भी ये जो परिस्थिति है ये विकट हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में उनकी कुंभ राशि पड़ती है और अष्टम भाव जो है वो लंबे रोगों का है, क्रॉनिक डिसीजेस का है। तो जैसे 5 राशियां मैंने कही उसी प्रकार से उसमें और एक ऐड हो जाती है। कौन सी हुई? यहाँ पे कर्क राशि भी हुई। मतलब कर्क, कन्या, तुला, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इन राशियों के लिए जो ग्रहण का गोचर है ये रोग का योग लेकर आ सकता है। देखिए एक और चीज बहुत सीवियरिटी से समझेगा कि आपकी पत्रिका में चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और लग्न कुंडली, ये तो जो 3 लग्न होते हैं जो हम सुदर्शन चक्र में उपयोग करते हैं, किसी भी घात को देखने के लिए भी उपयोग करते हैं, जब हम दृष्टांत कुंडली देखते हैं उससे भी ये चीज की सीवियरिटी समझ में आती है। परंतु जब हम मोटे मोटे तौर पे क्या संभावनाएं हो सकती हैं वो हम डायरेक्टली नक्षत्र गोचर और ग्रह गोचर से समझ सकते हैं। अब ये जो पूरा टाइम पीरियड जाएगा इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो इसे नजरअंदाज नहीं करना है। आप अपने डॉक्टर से, फैमिली जो फिजिशियन है आपके, जो फैमिली डॉक्टर है उनसे टच में रहें, और जैसे ही आपको कुछ भी चीजें नजर आती है या कुछ भी थोड़ा भी आपको शंका होती है तो आप सबसे पहले मेडिकल डॉक्टर की सलाह लें। और एक चीज है, मेडिकली अगर कहूं तो सबसे आसान तरीका यह है कि जब आप रक्त या ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो भी आपको बहुत सारी चीजों का जो परिणाम है, मतलब आपको उसकी मेजरमेंट समझ में आ जाती है, तो वो भी कर सकते हैं। एक और चीज मैं कहूंगी इन सभी लग्नों के लिए कि आपका हीमोग्लोबिन, रक्त से संबंधित जो विकार हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभावी होते हैं, क्योंकि शनि मंगल का योग जो है, खास करके जो थैलेसेमिक लोग हैं या जिनके आरबीसी काउंट्स बहुत जनरली ज्यादा होते हैं
वो लोग भी अभी इस समय पे बहुत सतर्क रहिए। या तो आप अपने हेमेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर हम देखें तो जब अभी का जो गोचर है शनि और मंगल का है, तो ये परिणामकारी है उस क्षेत्र में। इसकी सीवियरिटी और इसकी इंटेंसिटी डिसाइड करेगा मेडिकल मेडिकल डॉक्टर ही ऑब्वियसली। हम ज्योतिष के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि किस एरिया में दिक्कत हो सकती है। अब उपाय जो है, अब आप सभी लोग हमेशा मुझे पूछते हैं कि मैम उपाय क्यों नहीं। देखिए, जो जनरल लेवल पे उपाय होते हैं, जैसे कि भाई आपको सर दर्द हो रहा है तो आपने सेरिडॉन ले ली, एस्पिरिन ले ली, उससे आपने ठीक कर लिया, पर वो टेम्पररी है। जब तक आप उसके मूलतः उसके जड़ पे नहीं जाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस प्रकार से परिणाम कर रहा है, क्यों परिणाम कर रहा है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से भी अगर हेल्प लेनी है तो व्यक्ति की पत्रिका देखे बिना उसे सलाह नहीं दी जा सकती है। और अगर कोई सलाह, अगर कोई बिल्कुल मेजर लेवल पे या मास लेवल पे कोई उपाय दिए जाते हैं तो वो सभी के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं है। काम कर गए हैं, परंतु आपको नहीं पता है कि उसके आगे चल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि रेपरकशंस आपको नहीं पता है उस चीज के। तो कोई भी उपाय करने से पहले वो उपाय हमारे पत्रिका के अनुसार, हमारे अगर किसी चीज को डाउन कर रहा है तो किस चीज को बढ़ा रहा है, ये देखना भी बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। पर हम जनरल लेवल पे मांत्रिक उपाय, मतलब मंत्रों से मंत्रों का उच्चारण करना, या जो दान होता है वो भी कर सकते हैं, परंतु वो अगर अगेन आपकी पत्रिका के अनुसार वो सारी चीजें डिसाइड होती है। ग्रहण काल जो होगा उस समय पे आप ये चीज भी कर सकते हैं कि जिस भी देवी देवताओं को अभी तक आप पूछते आए हैं, जिनका आपने अभी तक, जिनकी आपने साधना करी है, जिनको आप रोज पूजते हैं, उन देवी देवताओं के मंत्रों की उपासना आप इस ग्रहण काल में अपने तारण के लिए कर सकते हैं। ठीक है। आज का पूर्ण विषय जो था वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से संबंधित था। आई होप आप सभी को बहुत कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए मिला होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी और ऐसे ही एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। नमस्कार। ये जो ग्रहण है आप सभी, हम सभी के लिए बहुत अच्छा हो। नेगेटिविटी अगर है भी तो उस नेगेटिविटी को किस तरह से काटा जाए, इसका हमें हमेशा बोध होता रहे, ऐसी मैं ईश्वर चरणी प्रार्थना करती हूँ। इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।